securities batch 2TI1. तो अब तक हमने क्या क्या पढ़ा है लॉ में? अकाउंट्स, टैक्स, अब आएगा लॉ। तो अब तक आप लोगों ने क्या क्या लॉ में पढ़ लिया? पहले चैप्टर्स बताओ, छोड़ो उसको, ये एक चैप्टर वो बीपी मत बढ़ाओ लोगों का, टेंशन हो जाएगी फिर। प्रोस्पेक्टस में टोटल पहले मुझे बता दो कहां से जर्नी शुरू होगी कहां खत्म होगी, सेक्शन से। अब बुक में नहीं देखना है। अ जर्नी विल बिगिन फ्रॉम सेक्शन 23 एंड विल एंड ऑन, ठीक, 42। 42 इज ऑल टुगेदर डिफरेंट चैप्टर, सेगमेंट है प्राइवेट प्लेसमेंट। पब्लिक ऑफर का जर्नी कहां से कहां तक है? 23 से लेके 41 तक, ठीक है। 23 इज ऑल अबाउट कि कैसे क्या देना है, इश्यूज क्या है, पब्लिक इशू, वो सारे पॉइंट्स हैं उसमें, जनरल पॉइंट्स हैं। 24 इज जनरल पॉइंट। 25 में क्या था? यस, 26 मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोस्पेक्टस कंटेंट। 27 वेरिएशंस। 28 में आता है स्पेशल प्रोविजन। उससे जस्ट बगल में बहुत सिंपल प्रोविजन है, उसमें कुछ याद ही नहीं करना है। सेक्शन 29 लास्ट क्लास में बताया था, डीमैट फॉर्म वाला जनरल पॉइंट्स। 30 रिवीजन के लिए है, वो खाली कुछ नहीं है, कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम पलटो। अब शुरू होता 31 शेल्फ, शेल्फ लाइफ। उसके बाद 32, 33, 33 अब्रीज्ड, ठीक है। उसके बाद फिर हमने जंप मारी थी और लास्ट में गए थे, कनेक्ट करके पढ़ा था। 39 में क्या था? अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। उसके कुछ की पॉइंट्स फिर आपने लिखे भी थे सारे। 40 प्रिंसिपल अप्रूवल लेनी होती है हमें, जितने में एप्लीकेशन दिया सबको मिलना चाहिए, यही है। किसी भी एक स्टॉक एक्सचेंज की परमिशन हमें ले लेनी चाहिए कम से कम पब्लिक ऑफर करने से पहले, ठीक है। ये सारी चीजें अभी तक हमने पढ़ी थी। अब ये कंप्लीट करने के बाद अब जरा चेक करो कौन कौन से सेक्शंस बचे हैं, ऐसे कैलकुलेट करके। 33 तक कंप्लीट उधर हो गया, 34, 35, 36, 37, 38, 38, फिर आगे 39 हो चुका है, 40 हो चुका है, 41 और 42। 42 इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। समझ में आ रहा है क्या? अब रिमेनिंग सेक्शंस बचे हैं, और अब जो सेक्शंस बचे हैं वो हैं बेसिकली एक सेक्शन को छोड़ के जनरल प्रोविजन। एक सेक्शन कौन सा? एक मिनट, एक सेक्शन को छोड़ के बाकी सब एवरेज है। एक सेक्शन मतलब 42, वो स्पेशल है, तभी उसका नाम है प्राइवेट प्लेसमेंट। वो जिस दिन पढ़ेंगे उस दिन सिर्फ वही एक सेक्शन पढ़ेंगे, अगली क्लास में जब भी होगा तो उसमें सिर्फ उस दिन सिर्फ एक ही सेक्शन पढ़ेंगे 42। उसको डिटेल पढ़ के समझ के क्लास में ही उसको याद करके लिख के और ऐसे करके और ऐसे ब्लड में ऐसे डाल लेंगे, बस, ठीक है। कंफ्यूज नहीं करेंगे कि उस दिन 50 सेक्शन पढ़ रहे हैं उसमें डिस्टर्ब हो रहे हो, एक सेक्शन ओनली, ओनली 42। तो अभी हमारी चल रही है पब्लिक ऑफर की बात, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 34, 35, 36, 37, 38। ये कुछ सेक्शंस हैं, इसमें ना पनिशमेंट की बात होती है, पेनल्टीज की बात होती है, फाइन लगता है। अच्छा, आपने जब पढ़ा था, जब प्रोस्पेक्टस शुरू किया था तो उसमें एक लाइन लिखी हुई थी कि क्या कोई प्रोस्पेक्टस मिसलीडिंग हम इश्यू कर सकते हैं क्या?
कहीं पढ़ा था अभी शुरू में ही जो हमने कुछ हल्का सा, क्या प्रोस्पेक्टस मिसलीडिंग इशू किया जा सकता है? नहीं, क्योंकि उसके बेस पे लोग इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टर्स। समझ में आ रहा है क्या? उसके बेस पे लोग इन्वेस्ट करते हैं, तो आप मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस की इशू नहीं कर सकते। भाई तुम्हारी कंपनी में अगर किसी सेलिब्रिटीज ने इन्वेस्ट नहीं किया है तो आप प्रोस्पेक्टस में लिख नहीं सकते कि ये मेरा इन्वेस्ट कर रखा है, इनके इतने शेयर्स हैं, क्योंकि इंपैक्ट हो सकता है। बहुत सारी चीजें आ रही हैं पेनल्टीज और प्रोविजंस रिलेटेड। कुछ टॉपिक्स हैं इसके, जैसे फ्रॉड की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी लास्ट क्लास में, याद है? लास्ट ईयर पढ़ा था आपने? हाँ। दूसरा? हाँ। हाँ पढ़ा था। वो चार्ट भी बनाया था शायद क्लास में आपने, पिछले साल बनाया था, लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर था। बॉक्स बना के फिर आपने प्रॉपर प्रेजेंट भी किया था, उसके बाद कहा कि अब तैयार हो गया सर, याद ही हो गया, अब तो क्लास ही छोड़ दो, अब तो याद हो चुका है पूरा। अब देखो कई लोगों को याद आ जाएगा। आ गया? एनी एक्ट, ओमिशन, कंसीलमेंट, फैक्ट, एब्यूज ऑफ पोजीशन, कौन कमिट कर रहा हो? या तो खुद, या एनी पर्सन विद हिज कनाइवेंस, मतलब उसकी मर्जी से। विद इंटेंशन क्या हो आपकी? डिसीव, गेन अनड्यू एडवांटेज, या इंज्योर द इंटरेस्ट ऑफ, किसका किसका इंटरेस्ट, हित किसके अफेक्ट हो रहे हो? कंपनी, शेयर होल्डर, क्रेडिटर्स, एनी अदर पर्सन। और उधर वेदर और नॉट देयर इज एनी रॉन्गफुल गेन या रॉन्गफुल लॉस। हमने सेक्शन 447 पढ़ा, फ्रॉड की डेफिनेशन पढ़ ली। अब कई बार अब जो पूरे कंपनी सेट में बार बार 447 आता रहता है, सिर्फ यही एक सेक्शन, यही चैप्टर नहीं, आगे भी आता रहेगा 447 अट्रैक्ट करेगा। अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि ये जो 447 के जो गिफ्टेड पेनल्टीज हैं, दिल छूने वाली और पनिशमेंट, इसमें अभी हमें बच गया था, ये अभी पहले कवर कर लेना है। आपने फ्रॉड की डेफिनेशन पे चैप्टर खत्म किया था लास्ट क्लास में, एक्सप्लेनेशन में फ्रॉड की डेफिनेशन जो बॉक्स बनाया था, लेकिन उसकी पनिशमेंट और पेनल्टीज हमने डिस्कस नहीं किया था लास्ट क्लास में। तो अब उसी को कनेक्ट करके अब देखो, वो तो डेफिनेशन आपने बता दिया फ्रॉड किसे कहते हैं, फ्रॉड का इंपैक्ट क्या होगा, रूह कांपने वाली बातें इसमें आई, रूह बाबा ये है। चलो, सेक्शन 44 जिसके ऊपर लगेगा तो दो बातें, या तो पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा या पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। अगर पब्लिक का हित उसमें इन्वॉल्व है, पहले तो देख लेते हैं जिसमें पब्लिक का हित हिट हो रहा हो। क्या हो रहा हो? जिसमें पब्लिक का हित हिट हो रहा हो तो क्या होगा, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट अगर इन्वॉल्व है और आप फ्रॉड कर रहे हो, तो मिनिमम फाइन कितना होगा? इक्वल टू द अमाउंट ऑफ फ्रॉड। लेट से पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व था, 1 करोड़ का फ्रॉड किया कंपनी ने, तो 1 करोड़ रुपए तो देना ही पड़ेगा फ्रॉड का अमाउंट। कंपनी का कोई डायरेक्टर ने किया, मान लो कोई ऑफिसर ने किया, तो उस ऑफिसर को 1 करोड़ मिनिमम, जितना फ्रॉड किया वो अमाउंट तो देना पड़ेगा, मिनिमम उससे नीचे फ्रॉड का अमाउंट रहेगा। मैक्सिमम कितना हो सकता है पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो? मैक्सिमम कितना लगा सकती है कोर्ट? 3 टाइम्स। एंड अब ये है मेन प्रोविजन, एंड पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व था ना, तो कम से कम कितने साल के लिए आप जेल जाओगे? मिनिमम है, ग्रेजुएशन करके आओगे, अभी 4 साल का हो गया है, 3 चल रहा है, ठीक है। मिनिमम ग्रेजुएशन कहां से करनी है? जेल से, तो 3 साल तो मिनिमम, और पीएचडी का भी ऑप्शन होगा आपके पास। समझ में आ रहा? मैक्सिमम कितने साल तक की? हे भगवान। और देखो यहां पे कोई बचने का चांस भी नहीं है, ये देखो, अगर आपने ऑफर कर दिया कि मैं 4 गुना फाइन दे रहा हूं, 2 गुना लगान दे रहा हूं, 3 गुना लगान दे रहा हूं, कोई एक्सेप्ट नहीं होगा। लॉ कह रहा है कि अगर पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व था और वहां आपने फ्रॉड किया, लोगों का हित हिट हुआ है अगर, तो तैयार रहना, मिनिमम तुम्हें कितना फ्रॉड का अमाउंट, जितना फ्रॉड का अमाउंट है उतना तुमसे लेंगे, और मैक्सिमम कितना कोर्ट लगा सकती है? 3 टाइम। और उसके बाद फिर असली शुरुआत होगी, कम से कम कितने साल के लिए जेल भेजेंगे तुम्हें, और बहुत अच्छी किस्मत रही तो कितने साल तक की जेल? 10 साल। ये तो कब का है? तो लॉ मेकर्स एनकरेज करना चाह रहे हैं, डिस्करेज फ्रॉड? पहले तो ये बता दो।
पब्लिक इंटरेस्ट में तो हद से ज्यादा आपको डिस्करेज कर रहे हैं। चलो फिर अब देखते हैं अदर देन पब्लिक इंटरेस्ट में होता है तो क्या होगा। उसके बाद फिर लॉ ने कह दिया कि इसमें फिर हम अमाउंट डिस्कस कर लेंगे। अमाउंट और टर्नओवर के बेस पे निकाल दिया कि इतना अमाउंट अगर फ्रॉड का अमाउंट है तो उस हिसाब से, जैसे अगर मान लो जो फ्रॉड का अमाउंट था वो 10 लाख से कम है, 10 लाख से कम था फ्रॉड अमाउंट, और 1% ऑफ टर्नओवर विच इज लोअर, कि या तो जितना टर्नओवर है 10 लाख से कम का टर्नओवर, सॉरी 10 लाख से कम का अमाउंट का आपका फ्रॉड का अमाउंट था, 10 लाख फ्रॉड का अमाउंट कितना था 10 लाख से कम, या 1% ऑफ टर्नओवर सेल्स इतनी, विच एवर इज लोअर। अगर इतने तक का, जैसे पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, मिनिमम का कोई लेना देना नहीं है यहां पे, कितने तक के फाइन लग सकता है, अप टू 50,000, मिनिमम कुछ नहीं। यहां पे दोनों चीजें दी गई है, और एंड ऑन, हो भी सकता है एंड आ जाए और ऑप्शन भी दे दे, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पर डिपेंड करेगा ये। मिनिमम फाइन का कोई लिमिट नहीं है, अप टू मैक्सिमम कितना कितना जेल हो सकती है आपको, 5 इयर्स। समझ में आ रहा है। यहां पे देखो मिनिमम का एब्सेंट है दोनों जगह, मिनिमम फाइन की कोई लिमिट नहीं, और मिनिमम इंप्रिजनमेंट की भी कोई लिमिट नहीं है। कब, जब आपका फ्रॉड का अमाउंट कितना हो, अप टू 10 लाख रुपीज हो, 10 लाख से कम हो, या 1% टर्नओवर से कम हो, तो ऑब्वियस सी बात है। तो कितने 50 लाख तक का फाइन हो सकता है, और एंड और दोनों ऑप्शन, एंड भी हो सकता है और डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। कितने साल तक की मैक्सिमम हो सकती है जेल आपको, मिनिमम कोई लिमिट, मिनिमम कुछ नहीं है। अगली लाइन, अब तुम्हारा फ्रॉड जो है वो थोड़ा ज्यादा हो गया मान लो, कैसे, फ्रॉड इन्वॉल्विंग एटलीस्ट 10 लाख रुपीज, कि 10 लाख से नीचे तो फ्रॉड हो ही ना, मतलब ऊपर ही जा रहे हो आप, बड़े खेल खेल रहे हो, तो खेलो बड़े खेल। कितना फाइन लगेगा, अब मिनिमम आ गया देखो, इक्वल टू अमाउंट ऑफ फ्रॉड, अब यहां पे आ गया, क्योंकि कम से कम 10 लाख है, उससे ज्यादा हो रहा है, और कितना, 3 times द अमाउंट ऑफ फ्रॉड, एंड कितने महीने का मिनिमम जेल, 6 मंथ की, मिनिमम 6 महीने जेल होगी, और मैक्सिमम में कोई कंप्रोमाइज नहीं है, मैक्सिमम में कोई कंप्रोमाइज नहीं, कितना है 10 साल तक की जेल। तो अब अगर इसको चार्ट वाइज बनाना चाहो तो एक बार बना के दिखाओ जरा, इसको चार्ट में कन्वर्ट करो, देखना नहीं है अब किसी को बुक, ऊपर लिखो 447, और 447 लिखने के बाद केसेस, केस 1, केस 1 में लिखोगे पब्लिक इंटरेस्ट नॉट इन्वॉल्व, उसमें 2 पार्ट्स निकलेंगे, कितने अमाउंट तक, उधर कितने अमाउंट तक, फिर उधर साइड लिखोगे इफ पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व, तब क्या होगा, ऐसे बनाना है।
बना लिया? अब आपको एक हेडिंग डालना है, एक लिखना है पहले तो क्रिमिनल लाइबिलिटी। क्या लिखना है? क्रिमिनल लाइबिलिटी, थोड़ा ब्रीफ। क्रिमिनल लाइबिलिटी क्या है, सिविल लाइबिलिटी क्या है, थोड़ा सा लिखना है आपको। क्रिमिनल लाइबिलिटी लिखो सिंपल वे में। क्रिमिनल लाइबिलिटी is a legal responsibility for a crime। बुक में नहीं होगा ये सब, समझने के लिए आपको पूरा लिखना पड़ेगा, तब कि आप बेटर समझ पाओगे इन सेक्शंस को। क्रिमिनल लाइबिलिटी इज अ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ क्राइम। लिख लिया? क्रिमिनल लाइबिलिटी इज अ लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ क्राइम। नेक्स्ट पॉइंट में लिखो, द स्टेट, गवर्नमेंट मतलब स्टेट मतलब गवर्नमेंट यहां पे, द स्टेट यूजली ब्रिंग क्रिमिनल चार्जेस, the government usually brings criminal charges the government usually brings criminal charges to address a public wrong। देख लिया? पब्लिक रॉन्ग, फुल स्टॉप। नेक्स्ट लाइन में लिखो, पेनल्टीज कैन इंक्लूड, क्रिमिनल लाइबिलिटी में क्या क्या होता है, पेनल्टीज कैन बी इंक्लूड, पेनल्टीज कैन इंक्लूड लिखो, फाइन, जेल या जिसको आप इम्प्रिजनमेंट कहते हो, कॉमा, डेथ पेनल्टी। डेथ पेनल्टी किसे कहते हैं? जब पेन की निब तोड़ दी जाए, टू बी हैंग टिल डेथ। ऐसी भी होती है ना डेथ पेनल्टीज, जो मूवीज में देखा होगा आपने, अचानक से भी हीरो को डेथ पेनल्टी दे दी जाती है, तो पता नहीं लास्ट में क्या होता है, कोई आके बचा लेता है। रियल लाइफ में नहीं होता ऐसा, लेकिन देखा होगा कई बार कि बच गया वो हीरो, आजाद हो गया, पता चल रहा है राष्ट्रपति ने माफ कर दिया उसकी सजा को। रियल लाइफ में जल्दी माफी नहीं मिलती है, अनटिल अनलेस कि आप रुस्तम। डेथ पेनल्टी उसकी माफ कर दी गई थी ना, जिसके ऊपर मूवी बनी थी, आपको याद है, रुस्तम, याद है? एक एक ही अक्षय कुमार की, रियल केस बेस्ड स्टडी, रियल केस स्टडी है। गवर्नर ने उसकी सजा को माफ, हीट ऑफ द मोमेंट था वो, गोली मार दी थी उसने, इंटेंशनल मर्डर नहीं था वो। चलो वो बात करेंगे किसी दिन डिटेल में। लिखो, लिख लिया डेथ पेनल्टीज? लिख लिया? ठीक, अब लिखो सिविल लाइबिलिटी। सिविल लाइबिलिटी, it is a legal responsibility, it is a legal responsibility for damages or other court orders। लिख लिया? इट इज अ टुवर्ड्स अ, यस, अदर कोर्ट ऑर्डर।
अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट में, अ प्राइवेट पार्टी यूजली ब्रिंग अ सिविल लॉ सूट, अ प्राइवेट पार्टी यूजुअली, a private party usually brings a civil lawsuit to seek damages. समझ में आ रहा है? जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा होगा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखो वो सब क्या था, डैमेजेस वगैरह आप क्लेम करते थे ना, वो क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं है, वो क्या है, सिविल लाइबिलिटी। किसी का मर्डर हो जाना, ये किस में आएगा, अटेम्प्ट टू मर्डर, मर्डर, ये सब क्रिमिनल एक्टिविटीज है। हाँ, अब इसमें क्या है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में जितना होता है रेमेडीज वगैरह जो मांगते हो, ये क्या है, सिविल लाइबिलिटी। तो दोनों अलग अलग है। एक पब्लिक रॉन्ग, अगर पब्लिक रॉन्ग हो रहा है तो ये क्या है, क्रिमिनल लाइबिलिटी है। प्राइवेट पार्टी अगर कर रही है तो वो इंडिविजुअली, तो वो क्या है, सिविल लाइबिलिटी। दैट्स इट। अब ऐसे ही आपके कंपनीज एक्ट में अब दो पॉइंट्स आते हैं। सेक्शन 33 तक आपने पढ़ा, उसके बाद ये केसेस पढ़ा था। ये पढ़ा था क्या केसेस, अभी नहीं पढ़ा आपने, अभी नहीं पढ़ा होगा ना। हाँ, तो ये भी लैंडमार्क जजमेंट आए हुए हैं, ये भी हम देखते हैं। कितने, पहले बताओ केसेस कितने आपको पता है, अभी कितने केसेस पढ़ चुके हो इसमें, कौन कौन से। हो गया, वो हो गया, हाँ ठीक है, ठीक है। अभी कुछ नए केसेस अपने में और ऐड करना है आपको, जितने केसेस आपने कर लिए हैं, कुछ नए केसेस हैं। इन पे अभी तक जनरली इंस्टीट्यूट ने कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है, क्योंकि ये अब ये ऐड किए गए आपके सिलेबस में, तो पूछ नहीं रहा, इसका मतलब ये क्या, पूछेगा ही नहीं। जिस दिन दिमाग घूमेगा उस दिन फिर यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है, मतलब कोर्ट के डिसीजंस है, केस लॉ है बेसिकली। पहले तो नाम सुन लो, ये कौन है, एंडरसन नहीं, वो तो क्रिकेटर है बेटा, एंडरसन, क्या नाम है, एंडरसन वर्सेस लंका, नहीं क्या है ये, लैकॉन, ठीक है। एक क्लास थी उसमें मैंने कहा ये क्या लिखा सर, एंडरसन वर्सेस लंका, मैंने कहा बेटा लंका ना ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, लैकॉन। लेकिन आपको याद करने के, लंका याद हो श्रीलंका मुझे इससे मतलब नहीं, आपको नाम याद रहना चाहिए, ठीक है। चलो अब दूसरा केस, पहले नाम, सिर्फ नाम पे फोकस करवा रहा हूं, केस स्टडी तो ब्लड में चली जाएगी। दूसरा नाम क्या है, रेक्स का मतलब होता है राजा। अब बंदा हो या ना हो, लेकिन नाम है। रियल डिक्शनरी मीनिंग रेक्स मींस राजा, किंग। बोलो, रेक्स वर्सेस काइलसेन, ठीक, एक केस ये था। तीसरा, बस एक लास्ट, ये नाम पता नहीं क्यों कोई भूलता ही नहीं है, और बड़ा कंफर्टेबल होकर बच्चे इसको याद करके पेपर में जाते हैं। मतलब ये नाम स्मिथ, हाँ प्लेयर स्मिथ भी था, स्टीव स्मिथ। तो आपको सिर्फ स्मिथ वर्सेस चैडविक, ये तीन नाम, इन तीनों केसेस में मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड बातें मिलेंगी आपको। कौन सी बातें मिलेंगी, कुछ लिखना भूल गए, प्रोस्पेक्टस को गलत दे दिया, यही सारी बातें अभी आने वाली। तो तीन नाम कौन कौन से हो गए, तीन केस लॉ। अच्छा पहले देखो ध्यान सुनना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द केस लॉ एंड केस स्टडी। मैंने क्या बोला, केस लॉ एंड केस स्टडी में डिफरेंस होता है। केस लॉ बेसिकली और केस स्टडी सेक्शन के अंदर से बना के पूछी जाती है, हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी सिचुएशंस में। बट जो केस लॉ होता है वो रियल फील देता है, रियल लाइफ वाला। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कोई केस है, जग्गा जासूस वर्सेस दिन दहाड़े murder.com, ऐसा कुछ हो गया, ठीक, कंपनी के खिलाफ के कुछ ऐसा। तो जैसे केस स्टडीज बहुत सारे होते हैं। अभी ये जो नाम है ये मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड है। कितने हैं, तीन। पहला, ठीक है, कौन है, कौन है,
एंडरसन वर्सेस, ठीक है, दूसरा रेक्स वर्सेस कैसेंट, और तीसरा कौन है, ठीक है, स्मिथ वर्सेस चैडविक। ये 3 नए नाम है। पता नहीं इंस्टीट्यूट को कोई बोलता नहीं, मेरे अगर सजेशन है मैं तो इससे ही क्वेश्चन बना के दूं। सेक्शन तो दुनिया पढ़ती है। अब ध्यान सुनना, मैं आज बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बता दे रहा हूं और सुन लेना। ये बात बाहर लेकिन नहीं जानी चाहिए, पक्का ना? जो तुम्हारे खास हो उनको बता देना बस। बताना पड़ेगा ना, ये भी देख रहे हैं ना टकटकी लगाए हुए ऑनलाइन वाले। ध्यान सुनो, जब केस लॉ लिखो और केस स्टडी लिखो तो एक स्लाइड डिफरेंस है, वो ध्यान सुनना। सपोज दैट दो चीजें मैं बता रहा हूं आपको। एक कह रहा हूं कि मान लो केस लॉ आप लिखने वाले हो, क्वेश्चन आ गया केस लॉ बेस्ड, राइट? केस लॉ लिखने का और केस स्टडी लिखने का दोनों तरीका अलग होगा। ऑल दो इंडिया के स्टूडेंट्स तो अलग अलग तरीके से लिखते हैं, वो ठीक है, इंस्टीट्यूट भी समझ लेता है। बट रियल लाइफ के एंगल से अगर आप देखोगे ना, लॉ के एंगल से, तो केस लॉ जब कभी पेपर में, केस लॉ मतलब बेसिकली कोई रियल केस हुआ है, तो सबसे पहले हेडिंग बनाओगे केस नेम की। क्या बनेगी हेडिंग पहले? और यहां जो भी नाम होगा, जो भी नाम होगा ऐसे लिखोगे, फिर वहां नीचे नाम। प्रेजेंटेशन शुड बी लाइक दिस, जैसे मैं बता रहा हूं। अगर 100 में 100 चाहिए लॉ में तो। दूसरा, सेकंड पे आप लिखोगे फैक्ट, फैक्ट ऑफ केस, कि उस केस में, रियल लाइफ के केस में फैक्ट क्या हुआ था, क्या क्या चीजें थी, क्या हुई थी। और तीसरे पॉइंट पे एक बच्चा कह रहा है कंक्लूजन। नो, कोर्ट कंक्लूड नहीं करता है, डिसीजन देता है। क्या करता है? समझ में आ रहा है? कुछ नहीं करना है, कभी भी जब केस लॉ आए इस सेगमेंट में प्रेजेंटेशन कर देना। क्या लिखोगे पहले? केस नेम। कैसे प्रेजेंट करोगे? केस नेम लिखने के तरीके दो होते हैं। एक तरीका है जैसे मान लो एक पार्टी का नाम यहां लिखा, यहां वर्सेस लिख दिया, और यहीं पे दूसरी पार्टी का। लीगल एंगल से देखा जाए, प्रोफेशनल एंगल से देखा जाए तो ये गलत है। लिखना कैसे चाहिए? एक पार्टी का नाम ऊपर, वर्सेस, जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है, ठीक है, और यहां पे वो ऐसे लिखना चाहिए सेगमेंट में। इससे इंप्रेशन बनता है, और जो चेकर है, अगर चेकर भी अलर्ट है, उसको पता है स्टैंडर्ड है चेकर का, तो समझ लेगा, नहीं तो वैसे ही निकाल देगा पॉइंट को। बट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन है, मतलब एक प्रेजेंटेशन की भी पराकाष्ठा, इससे ऊपर कुछ नहीं है। तो दिस इज द केस ऑफ प्रेजेंटेशन। तो आपके दिल में पता होना चाहिए केस लॉ की प्रेजेंटेशन कैसे होगी। प्रेजेंटेशन पहले हेडिंग आएगी केस नेम, ठीक? केस नेम कैसे लिखो, तरीका बताया, ऊपर वर्सेस, फिर नीचे। सेकंड हेडिंग क्या डालोगे? फैक्ट ऑफ द केस, उस केस में हुआ क्या था वो पूरी बात बता दोगे। और थर्ड हेडिंग डालोगे डिसीजन की। तो डिसीजन में आप ये लाइन लिख दो, इट वॉज हेल्ड बाई द कोर्ट, ऐसे शुरू होती है लाइन, इट वॉज हेल्ड बाई द कोर्ट इन दिस केस, तो वो आंसर दे दो, कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया लास्ट में। समझ में आ रहा है? ऐसे तो आप केस लॉ लिखोगे। अब इसी जगह अगर कोई केस स्टडी होती, केस स्टडी, तो केस स्टडी अगर है, नॉट केस लॉ, केस स्टडी, मैं यहां लिखता सबसे पहले हेडिंग प्रोविजन, ठीक, सेकेंड फैक्ट, और थर्ड में मैं इसको कंक्लूड करता, कंक्लूजन, ठीक। समटाइम्स इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है, पेपर में आपका जो 99% क्वेश्चन आता है वो कौन सा आता है? यही आता है, केस स्टडी बेस्ड, नॉट केस लॉ बेस्ड। कौन सा होता है? केस स्टडी बेस्ड। कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है वो एक पेज का होता है, आधे पेज का होता है। अगर हम आधे पेज के फैक्ट को लिखने बैठे तो 2 पेज लग जाएगा, टाइम निकल जाएगा। जब कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन हो, बहुत बड़ा क्वेश्चन,
अब उस क्वेश्चन से अगर आपको आंसर लिखना है तो प्रोविजन आपने लिख दिया, सपोज दैट वो 4 नंबर क्वेश्चन है तो 2 नंबर प्रोविजन के हो गए, 2 नंबर कंक्लूजन। एक बच्चा कह रहा फैक्ट के, मैंने कहा 0, फैक्ट के नंबर नहीं होते लिखने के, सिर्फ प्रोविजन और कंक्लूजन के नंबर होते हैं। आपने प्रोविजन में पूरा सेक्शन कॉपी पेस्ट मार दिया, जो सेक्शन की डिमांड है उस डिपेंड अपॉन द केस स्टडी। फैक्ट अगर वो केस स्टडी छोटी है तो फैक्ट को लिख लो, बहुत बड़ी है तो वो फैक्ट इंक्लूड करके कंक्लूजन में डायरेक्ट दे देना, फैक्ट एंड कंक्लूजन उसमें पूरा कंक्लूड कर दोगे लिख के अपने ही उसमें। अगर क्वेश्चन में लेट से ये क्वेश्चन है, अब अगर आप ध्यान से देखें इस केस स्टडी को, तो इस केस स्टडी को अगर आप ध्यान से देखें तो लास्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसमें क्या फैक्ट लिखना है या इसके हिसाब से आंसर देना चाहिए? पहले तो प्रोविजन तो आपने डाले, वो तो लिखना ही लिखना है। अब उसके बाद कंक्लूजन में पॉइंट 1 पॉइंट 2 में इलेबोरेट करके इसी में आंसर दे देना है आपको, अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन हो तो। अब जैसे कोई छोटा क्वेश्चन है तो छोटा क्वेश्चन है तो उसमें कर सकते हो, जैसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है ऐसे कर सकते हो। कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है तो उसमें हम ये चीजें पॉसिबल नहीं होती। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, इतना बड़ा क्वेश्चन, तो इसमें वो पॉसिबल नहीं होगा। तो डिपेंड अपॉन द केस टू केस उसको हमें कैसे मैनेज करना है, तो ये बात हमें ध्यान रखना है जब भी आप करोगे इसके प्रेजेंटेशन आप करोगे। तो एकदम क्लियर हो गया। पेपर में आपका 90% केस स्टडी आती है, मतलब 90% मतलब सारे क्वेश्चन केस स्टडी नहीं आती, मतलब मैं कंपैरिजन कर रहा हूं केस लॉ या केस स्टडी, तो जनरली क्या आता है केस स्टडी। तो अब आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई दिमाग में किसको कैसे लिखना है अगर पेपर में आ जाए। तो अभी के लिए हम कुछ केसेस पढ़ रहे हैं, और केसेस में 3 जुडिशियल प्रोनाउंस है। व्हाट डू मीन बाय द जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट? कोर्ट के डिसीजंस। किसके डिसीजंस? अच्छा, ये जो नाम आप सुन रहे हो ये इंडियन इंडियन लग रहे हैं या फॉरेनर लग रहे हैं? भाई इंडिया में कब से एंडरसन नाम होने लगा किसका? रेक्स स्मिथ नाम से तो इंडियन नहीं लग रहा है। स्मिथ कुमार हो जाए तो अलग बात है। भाई मैं तो भी नहीं मिला ऐसे किसी स्मिथ से। इंडियन नाम नहीं है, फॉरेन के केस है, जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है, कहा गया फॉरेन के हैं केसेस। तो 3 केसेस हैं। अब देखना तीनों में अलग अलग चीजें लिखी गई है। प्रोस्पेक्टस में कुछ ना कुछ गलत इंफॉर्मेशन दी गई है और उसमें फिर कोर्ट ने कुछ अपना डिसीजन दिया गया, और कोर्ट ने बताया कि क्या ये प्रोस्पेक्टस मिसलीडिंग वन है या सही है, ये कोर्ट ने बताया। चाहे मुझे टाइम लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये 3 के तीनों केस लॉस आपको हमेशा के लिए याद हो जानी चाहिए, ठीक है। और ध्यान रखना, अभी मैं ये पहले आपको बताऊंगा, फिर समझाऊंगा, फिर याद कराऊंगा, फिर उसके बाद केस लॉ को आप लिख के मुझे दिखाओगे, इसको केस स्टडी को नहीं, केस लॉ को। करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रेजेंटेशन जैसे मैंने अभी आपको बताया है ना, ये मैं आपकी आंसर शीट में देखूंगा, ध्यान सुनना। सबसे पहला एक्सप्लोर करते हैं हेंडरसन वर्सेस लैकॉन, ठीक। मिसलीड थ्रू फॉल्स स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट देके मिसलीड करना चाह रहा था। चलो देखते हैं कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट था इसमें, इस प्रोस्पेक्टस में। इट वॉज स्टेटेड इन द प्रोस्पेक्टस। अच्छा, प्रोस्पेक्टस में क्या लाइन लिखी हुई थी? द डायरेक्टर एंड देयर फ्रेंड्स हैव सब्सक्राइब्ड अ लार्ज पोर्शन ऑफ कैपिटल एंड दे नाउ ऑफर टू पब्लिक फॉर रिमेनिंग शेयर्स। प्रोस्पेक्टस में क्या लाइन लिख दी थी? अरे डायरेक्टर्स और उनके दोस्तों ने कंपनी की लार्ज पोर्शन ऑफ शेयर कैपिटल को क्या कर लिया है? सब्सक्राइब कर लिया। और जो बचे खुचे हैं वो किसके लिए इशू कर रहे हैं? रिमेनिंग पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं, ताकि पब्लिक को ट्रस्ट हो जाए, यार जब डायरेक्टर्स तो कंपनी के शेयर्स ले रहे हैं, उनके फ्रेंड्स ले रहे हैं, इसका मतलब कंपनी में कोई बहुत बड़ी बात है, ट्रस्ट बिल्डअप हो। एक्चुअल अटेम्प्ट यही था, ट्रस्ट बिल्डअप करने का। और जब एक्चुअल देखा गया तो क्या था? वेयर एज इन एक्चुअल ईच डायरेक्टर सब्सक्राइब ओनली, ये है लार्ज पोर्शन। ईच डायरेक्टर ने कितने ले रखे थे शेयर? सिर्फ 10 शेयर्स।
it was held by the court, it was held that the such statement is misleading one. समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है क्या? मिसलीडिंग वन है, क्या बताया गया? लार्ज पोर्शन, हाथ देखें मेरा, क्या बोल रहे? लार्ज पोर्शन ऑफ शेयर्स आर हेल्ड बाई डायरेक्टर्स एंड, वो लार्ज पोर्शन था कितना? वेयर एज इन एक्चुअल कितना ले रखा था सबने? क्या लार्ज पोर्शन है? कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? इट वॉज हेल्ड बाई द कोर्ट व्हाट? इट वॉज हेल्ड दैट द सच स्टेटमेंट इज मिसलीडिंग वन. बिल्कुल सही, बहुत इजी. कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा? लेट्स डू द क्रीड़ा. चलो अगला, इस केस स्टडी में क्या करते हैं? मिसलेड बाय द हाइडिंग ट्रूथ अबाउट सुपरफिशियल स्टेटमेंट. कोई सच्चाई है जो बहुत छुपाई जा रही है. चलो देखते हैं. कह रहा है इन द प्रोस्पेक्टस इट इज स्टेटेड दैट द कंपनी रेगुलरली पेड डिविडेंड्स. प्रोस्पेक्टस में क्या लिख रहे हैं? कि हम तो डिविडेंड की बरसात कर देते हैं, रेगुलर डिविडेंड दे रहे हैं. कई बच्चों को पूरा चैप्टर ही रिवाइज हो रहा है. हम तो रेगुलर डिविडेंड दे रहे हैं. प्रोस्पेक्टस में लिख दिया कि रेगुलरली हम डिविडेंड दे रहे हैं. इन एक्चुअल और रियलिटी में क्या हो रहा है? कंपनी हैज इंक्रीज सब्सटेंशियल लॉसेस ड्यूरिंग दोज ईयर्स. कंपनी यूज्ड टू राइट बैक सम ऑफ द पास्ट प्रोविजन टू क्रेडिट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. It was held that the prospectus did not disclose the true picture of the company. मिसलीड कर रहे हो ना आप. अच्छा ये बताओ, अगर कंपनी ये लाइन लिख रही है प्रोस्पेक्टस में कि हम रेगुलर इंटरवल्स पे डिविडेंड दे रहे हैं या रेगुलर डिविडेंड दे रहे हैं, तो इससे इन्वेस्टर के ऊपर क्या फर्क पड़ सकता है? थिंक लाइक ए इन्वेस्टर. जैसे आपने किसी कंपनी इन्वेस्ट करना चाहते हो और उसमें अपने प्रोस्पेक्टस लिख रहा था हम तो इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देते आ रहे हैं, अपने मेंबर्स को डिविडेंड या शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बांट रहे हैं, तो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है आपके ऊपर. आप जल्दी पैसा इन्वेस्ट करोगे. और जबकि एक्चुअल में क्या था? डज नॉट डिस्क्लोज द ट्रू पिक्चर ऑफ द, इट्स नॉट अ डैम रियलिटी. तो क्या मैं इसको बोल दूं क्या मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस? यस. स्मिथ एंड चैडविक, इसने तो मतलब एक होता है कि कॉन्फिडेंट पर्सन, एक होता है कि अत्याधुनिक कॉन्फिडेंट पर्सन, मतलब महा मोटिवेशनल पर्सन. वो इस केस स्टडी में दिखेगा आपको. देखो अभी द प्रोस्पेक्टस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसने अपने प्रोस्पेक्टस में क्या लिख रखा था मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने? द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्नओवर ऑफ 1 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग पर एनम. प्रोस्पेक्टस में कितना वैल्यू ऑफ टर्नओवर बताया था अपना? ये प्रोस्पेक्टस में बताया था. द स्टेटमेंट वॉज ट्रू ओनली इफ, कंडीशन लग गई, ये इसकी बात सच होती है, नहीं होती. द स्टेटमेंट वॉज ट्रू ओनली इफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी इज कंसीडर्ड बट अनट्रू इफ इट मीन टू प्रेजेंट प्रोडक्शन लेवल. दैट मीन्स कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. करंट में जो यूटिलाइजेशन या करंट फेनोमेना जो कंपनी का करंट सिचुएशन जो है वो मैच नहीं करती उसकी स्टेटमेंट से. इट वॉज हेल्ड दैट सच स्टेटमेंट्स विच डायरेक्टर न्यू मे बेयर मल्टीपल मीनिंग आउट ऑफ फॉल्स टू दियर नॉलेज कंसीडर टू बी फर्निशिंग मिसलीडिंग स्टेटमेंट. एक्चुअल में क्या था और रियलिटी में एक्चुअल में क्या था और उसने बताया क्या? प्रोस्पेक्टस में क्या लिख दिया? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्नओवर कितना? 1 मिलियन स्टर्लिंग पाउंड पर एनम. लेकिन ये कब होता? इफ ट्रू ओनली इफ द प्रोडक्शन कैपेसिटी कंसीडर्ड. अगर इतना प्रोडक्शन कैपेसिटी कंसीडर किया जाए पूरा तो होता. बट एक्चुअल में क्या है? बट अनट्रू. इट मींस द प्रेजेंट प्रोडक्शन लेवल कितना है, मतलब कैपेसिटी इन यूटिलाइजेशन. अगर कैपेसिटी या प्रेजेंट प्रोडक्शन कैपेसिटी देखें तो उतना है नहीं एक्चुअल ग्राउंड्स पे, तो ये स्टेटमेंट क्या मानी जाएगी? मिसलीडिंग है, क्योंकि ये रियलिटी है नहीं. हो सकता है नहीं. तो आप जो इन्वेस्टर को बता रहे हो तो प्रेजेंट का बताओ ना.
तो ये क्या है? मिसलीडिंग, जिसको डायरेक्टर जानते थे लेकिन उन्होंने क्या किया? मिसलीड करने के लिए आपको ये इंफॉर्मेशन ऐड कर दी। तो तीनों अगर केस स्टडीज अगर आप देखो, केस लॉज, तो तीनों केस लॉज का बेस है। जैसे फर्स्ट वाला केस था, फर्स्ट वाला जो केस है हेंडरसन एंड लैंकन, ये किस पे बेस्ड है? कीवर्ड अगर इसका देखा जाए किस पे बेस्ड है पूरा केस? शेयर्स पे। लार्ज पोर्शन बता के लिया कम है। दूसरा केस किस पे बेस्ड है? डिविडेंड पे बेस्ड है। और तीसरा केस किस पे? प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कैपेसिटी पे बेस्ड है, टर्नओवर पे बेस्ड है। तीनों केस देख रहे हो तीनों, और तीनों में एक चीज कॉमन है, तीनों मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस, तीनों मिलके मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस बना रहे हैं। उनका एक ही पर्पज है, मिसलीड कर दो इन्वेस्टर्स को, ताकि वो हमें अपनी इन्वेस्टमेंट की अमाउंट दे सके। तो अगर मान लो कभी क्वेश्चन ऐसा आ गया पेपर में, अभी तक तो नहीं आया है, तो इसमें पेपर में क्वेश्चन बन कैसे सकता है? सोच के बताओ, इस केस स्टडी, केस लॉ से क्वेश्चन कैसे पेपर में इंस्टीट्यूट बना सकता है? इन्हीं 3 पॉइंट से। और इसको रख दे इंस्टीट्यूट 3 नंबर का, एक नंबर का पर केस स्टडी, छोटा केस लॉ। एमसीक्यूज में भी आ सकता है, या इसी को ही, इसी केस लॉ को जो इसमें लिखा गया है केस लॉ, उसको एक केस स्टडी का रूप दे दे और फिर आपसे पूछे इसमें क्या हुआ था, क्या कैसे हुआ था, ऐसे ही पूछ सकता है इंस्टीट्यूट, इनडायरेक्ट क्वेश्चन। तो हमें सबके लिए तैयार रहना है, बट नाम याद रखना है आपको, लास्ट में नाम ही काम देगा। तो अगर मान लो डिविडेंड वाली बात हुई तो कौन सी केस स्टडी कह रहा है? रेक्स वर्सेस काइसेंट। और अगर दोस्तों वाली बात हुई या खुद लार्ज पोर्शन ऑफ शेयर्स की बात हो रही है, और सबसे लास्ट वाला अगर प्रोडक्शन टर्नओवर की बात हो रही है, समझ में आ रहा है क्या? तीनों इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है जो मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड। तो मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस देना है नहीं देना है? नहीं देना है, क्योंकि अगर आप मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस देते हो तो मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस आपको प्रॉब्लम में डाल देगा। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको 2 लायबिलिटीज बताई, क्रिमिनल लायबिलिटी और सिविल लायबिलिटी। सिविल लायबिलिटी इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेंस्ट, किससे रिलेटेड थी? प्राइवेट रॉन्ग। और वो क्या था? क्रिमिनल लायबिलिटी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेंस्ट पब्लिक। रॉन्ग करोगे तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगी। किसमें जेल भी थी? क्रिमिनल वाले में। ठीक है, तो अब हम इसमें पढ़ेंगे कि प्रोस्पेक्टस के केस में कब क्रिमिनल लायबिलिटी होगी और कब सिविल लायबिलिटी होगी। तो सबसे पहले सिविल लायबिलिटी के केस में पहले देखते हैं, फिर से रिलेटेड कुछ कंटेंट है वो देखेंगे। सिविल लायबिलिटी फॉर मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस, कि अगर तुमने अपने प्रोस्पेक्टस में कोई मिस स्टेटमेंट दे दिया या कोई गलत इंफॉर्मेशन दे दी जो प्रोस्पेक्टस को मिसलीडिंग बना दे, तो उसके लिए आपके ऊपर सेक्शन 35 अट्रैक्ट हो जाएगा, जो बात करता है सिविल लायबिलिटी की। मैंने आपको बताया सिविल लायबिलिटी ब्रीफ में क्या होता है, अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन या प्राइवेट पर्सन, और जिसके अगेंस्ट आपको फाइन वगैरह देना पड़ता है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट में डैमेजेस वगैरह। तो कह रहा है अगर तुमने अपने प्रोस्पेक्टस में कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन डाली तो तुम्हारे ऊपर सिविल लायबिलिटी या क्रिमिनल लायबिलिटी अट्रैक्ट करेगा। अभी बात करते हैं पहले सिविल लायबिलिटी की, सेक्शन 35। अब इसमें कुछ क्वेश्चन बनता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, किससे लिया जाएगा, जो पेनल्टी देना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन है वो फाइन देना पड़ेगा, कौन देगा? तो सबसे पहले हु शैल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल या लाइबल। सबसे पहले नंबर 1 कंपनी लाइबल होगी, जो ऐसा प्रोस्पेक्टस इश्यू करेगी मिसलीडिंग। एंड अब आर्टिफिशियल लीगल पर्सन कवर कर लिया लॉ मेकर ने, अब नेचुरल पर्सन की बारी आ रही है। कौन कौन पकड़े जाएंगे देखो साथ में। कंपनी विल बी लाइबल, सिविल लाइबिलिटी मिसलीडिंग प्रोस्पेक्टस जो कंपनी के ऊपर भी लगेगा। दूसरा, अब नेचुरल पर्संस, एवरी पर्सन हु इज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस,
जब वो प्रोस्पेक्टस इश्यू हो रहा था उस समय डायरेक्टर कौन था, वो लाइबल होगा। या और साथ में ऑथराइज हिमसेल्फ टू बी नेम्ड इन द प्रोस्पेक्टस एज अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, या जिसने प्रोस्पेक्टस में अपना नाम, जिसका प्रोस्पेक्टस में नाम लिखा हुआ था एज अ डायरेक्टर, वो भी लाइबल होगा। कंपनी का जो प्रमोटर है अगर कोई है वो भी लाइबल होगा। ऑथराइज द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, जिस पर्सन ने ऐसा प्रोस्पेक्टस इश्यू करने के लिए ऑथराइज किया था, कंसर्न पर्सन, वो भी लाइबल होगा। और सुनो, आपने एक लाइन पढ़ी थी ना, ये एक्सपर्ट, याद आ रहा है? यस यस, एक्सपर्ट भी लाइबल होगा, जो स्टेटमेंट जिसने दिया था बढ़ा चढ़ा के। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है हु शैल बी लाइबल इन केस ऑफ सिविल लाइबिलिटी ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो कौन कौन लोग लाइबल हो सकते हैं? 5 लोग कौन कौन से? पहले तो देखो नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल, पहले आर्टिफिशियल को हटा दो, कंपनी हटा दो। अभी ये 4 लोग कौन? सबसे पहले डायरेक्टर, हटा दो इनको। दूसरा डायरेक्टर के बाद ऑथराइज पर्सन। तीसरा यस प्रमोटर और एक्सपर्ट। समझ में आ रहा है क्या? ये देखो, डायरेक्टर जो था इशू के समय, दूसरा ऑथराइज हिमसेल्फ जिसने कर रखा हो, अपना नाम प्रोस्पेक्टस में दे रखा हो, तीसरा प्रमोटर भी लाइबल होगा, ऑथराइज जिसने इशू ऑथराइज किया हो प्रोस्पेक्टस इशू करने के लिए, और लास्ट में एक्सपर्ट भी। ये लोग लाइबल होंगे किसके लिए? अगर कोई मिस स्टेटमेंट हम प्रोस्पेक्टस में देते हैं सिविल लाइबिलिटी के लिए। अब भैया मान लो कोई भी पर्सन है, वो प्रोस्पेक्टस में मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन की वजह से वो लॉस में चला गया हो, तो वो कॉम्पनसेशन क्लेम करेगा इनसे। क्या करेगा? कॉम्पनसेशन। समझ में आ रहा है? वो कॉम्पनसेशन क्लेम कर लेगा अगर उसको कोई लॉस की वजह से हुआ है, तो मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स की वजह से। अब कई बार जो क्वेश्चन पेपर में आता है वो यहां से आता है कि वो कौन कौन सी सिचुएशन है जब आप सेक्शन 35 आपके ऊपर अट्रैक्ट होने से सिविल लाइबिलिटी से आप बच जाओगे। वो कौन कौन से केसेस हैं जब सिविल लाइबिलिटी से आप बच जाओगे, मतलब बच जाओगे। आपके बचने का रास्ता क्या है? आपके लिए वरदान है ये सेक्शन, सिविल लाइबिलिटी किसी के ऊपर हो जाए, कौन कौन सिचुएशन में बच जाओगे आप। पहली सिचुएशन नंबर 1, जब उस पर्सन ने, जिसको गिल्टी बताया गया है, और उसने कोर्ट में ये प्रूव कर दिया, क्या? ही विड्रॉ हिज कंसेंट टू बी अ डायरेक्टर एंड प्रोस्पेक्टस इशूड विदाउट हिज कंसेंट। उसने ये प्रूव कर दिया क्या? कि मैंने तो एज अ डायरेक्टर अपनी कंसेंट वापस ले ली थी, विड्रॉ हिज कंसेंट, और ये जो प्रोस्पेक्टस इशू हुआ है ये मेरी कंसेंट के और अथॉरिटी के बगैर हुआ है। वो डायरेक्टर बच जाएगा, वो पर्सन बच जाएगा। पहला, विड्रॉ हिज कंसेंट, उसने अपनी कंसेंट को विड्रॉ कर लिया हो और प्रोस्पेक्टस इशू किया गया हो बिना उसकी परमिशन के, अथॉरिटी के, तब वो बच जाएगा। दूसरा रास्ता, दूसरा, he has reasonable public notice, he has given reasonable public notice to the effect that prospectus was issued without his knowledge and consent। उसने पब्लिक नोटिस दे दिया, भैया ये जो प्रोस्पेक्टस इशू हो रहा है ये मेरे नॉलेज के बगैर हो रहा है, और मेरी नॉलेज की और मेरी कंसेंट के बगैर हो रहा है। उसने पब्लिक नोटिस या तो दे दिया हो तो भी वो बच जाएगा। तीसरा केस, he made the statement of authority of an expert, he made the statement on the authority of an expert whom he believed to be competent expert and given his consent and not withdrawn it। उसने ये जो स्टेटमेंट दिया वो किसकी इंफॉर्मेशन के बेस पे दिया है? किसकी इंफॉर्मेशन के बेस पे दिया है? एक्सपर्ट की। तो भैया सिंपल सी बात है, ही मेड द स्टेटमेंट ऑन द अथॉरिटी ऑफ एक्सपर्ट हु बिलीव इट टू बी कॉम्पिटेंट, जिसको वो सोचता था कि ये कॉम्पिटेंट है, और उसने जो अपने एक्सपर्ट ने अपनी जो एडवाइस दी उसी को बेस मान के उसने प्रोस्पेक्टस में उसको अटैच कर दिया था। तो तीसरा है, he made the statement on the authority of expert, जिसपे भरोसा करता था। किसने? नहीं, एक्चुअल में क्या है,
सपोज दैट जैसे कोई एक्सपर्ट है, अब डायरेक्टर कोई जरूरी नहीं उस चीज का एक्सपर्ट हो। सपोज दैट मान लो किसी की मेडिकल रिपोर्ट्स आती हैं, राइट? तो अब कोई मान लो सर्जन है या कोई हार्ट एक्सपर्ट है या कोई भी डॉक्टर है, तो अगर वो सर्टिफाइड करके हमें कोई चीज देता तो हमें तो उस पर बिलीव करना। हम दोबारा सर्जन बनना, हम कबीर सिंह तो नहीं बन सकते ना दोबारा, डॉक्टर कबीर सिंह हम तो नहीं बन सकते, वही एक ही है, ब्लडी सर्जन तो वही है ना। तो अब उसने बोल दिया डॉक्टर कबीर ने कि मैं बोलता हूँ ना सब सही है, तो हमें तो बिलीव करना पड़ेगा, एक्सपर्ट है उस चीज का। तो अब सीए साहब ने लिख के दे दिया, हाँ हाँ सब ठीक है, तो ठीक ही है ना। जिंदगी के 5 साल लगाए हैं ना अपने इस मतलब मुकाम तक आने में, तो अब उस पर बिलीव करके फिर उसने वो स्टेटमेंट डाल दिया वहां पे। यहां तो वो फिर पर्सन इनोसेंट हो गया ना, हो गया नहीं हो गया? फोर्थ, he had reasonable ground for believing the statement is to be true and that did not believe it true at the time of allotment. मतलब उसके पास एक रीजनेबल ग्राउंड था बिलीविंग द स्टेटमेंट टू बी ट्रू। उसके पास एक रीजनेबल ग्राउंड था कि ये स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं ये देने जा रहा हूं, ये सही है। और अलॉटमेंट के टाइम तक उसको ये भरोसा था कि जो मैं ये बात बोल रहा हूं वो क्या है, जो स्टेटमेंट जो मैं ले रहा हूं जिस बेस पे, जो रीजनेबल ग्राउंड है वो बिलीव कर रहा हूं जिस पे वो सही है, तो उसका मतलब वो इनोसेंट था, तभी उस स्टेटमेंट बिलीव कर रहा था वो, ऐसा कोई इरादा तो था नहीं उसका। और लास्ट में कह रहा है कि अगर उस पर्सन ने वो जो स्टेटमेंट दिया है प्रोस्पेक्टस में, करेक्ट कॉपी ऑफ द सम एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दैट ही हैड फैक्ट टू बिलीव, किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से वो स्टेटमेंट उसने उठाया है, गवर्नमेंट की कोई साइट से या कहीं से भी जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वहां से वो इंफॉर्मेशन उठा के उसने लिखा है, उसने वो पेस्ट किया है, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं। उसने कहां से लिया है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थे, करेक्ट समझ के लिया उसने। तो अगर ऐसा कोई कॉपी कहीं सम एक्सट्रैक्ट कहीं से लिया हो किसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से, तो भी वो मिसलीडिंग नहीं माना जाएगा। तो 4-5 केसेस है, देयर आर 5 केसेस जब वो पर्सन बच जाएगा और सेक्शन 35 की जो सिविल लाइबिलिटी है, कॉम्पनसेशन उसको नहीं देना पड़ेगा। कौन कौन सी सिचुएशन? पहली सिचुएशन, जब उस पर्सन ने अपनी कंसेंट ही विड्रॉ कर लिया हो एज अ डायरेक्टर और उसने इशू कर दिया हो क्या, और क्या बोला हो, प्रोस्पेक्टर जो इशू किया उसकी अथॉरिटी के बगैर। सेकेंड पॉइंट, यस, उसने रीजनेबल पब्लिक नोटिस दे दिया हो किस चीज का, किस चीज के लिए, विदाउट द नॉलेज ऑफ कंसेंट, कि मेरी नॉलेज के बगैर इशू है। थर्ड, उसने बिलीव किस पे किया था, एक्सपर्ट की स्टेटमेंट पे, और वही उसने रख दिया। फोर्थ, उसको रीजनेबल, ही हैड रीजनेबल, क्या था उसका, ही हैड रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव, और वो उसको लास्ट तक ही बिलीव रहा अलॉटमेंट तक का। लास्ट, करेक्ट कॉपी ऑफ सम एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, और वो उसने लगा दिया था। एक बार ये 5 स्टेटमेंट जो है अगर मैं बताऊं तो आपका सेक्शन 35 का जो क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा, पूछा तो नहीं जा रहा है कई अटेम्प्ट से, तो हो सकता है आपके लिए वो रखा हो। सेक्शन 35 में अगर देखो तो मेन जो पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव के एंगल से, चलो ठीक है, ऑब्जेक्टिव के एंगल से तो चलो ये देख लिया तुमने कि कौन कौन लाइबल होगा, लेकिन अगर कभी क्वेश्चन आया 4 नंबर का और डायरेक्ट क्वेश्चन आया, तो ये एक्सेप्शन पूछा जा सकता है कि कब सेक्शन 35 का वो पर्सन गिल्टी नहीं माना जाएगा। वो कौन कौन से केसेस हैं जो एक्सेप्शन है सेक्शन 35 का। पहला, जब उसने विड्रॉ कर लिया, और दूसरा, पब्लिक नोटिस दे दिया कि भैया मैं जिम्मेदार हूं, और फिर भी इशू कर दिया। तीसरा, एक्सपर्ट। और फोर्थ और लास्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बार पढ़ लो और इसको लिख के देखो। एक बार पहले नजर मार लो पूरी। कंसेंट विड्रॉ कर रहा है, अब प्रोस्पेक्टस बिना उसकी अथॉरिटी के। दूसरे में पब्लिक नोटिस दे दिया बिना उसकी नॉलेज के, इशू कर दिया गया। एक्सपर्ट की अथॉरिटी पे रीजनेबल ग्राउंड था बिलीव करने का कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, एंड ही डिड बिलीव इट टू
अप टू द डेट टाइम ऑफ अलॉटमेंट के टाइम तक उसको ये भरोसा रहा कि ये बात सच है। अभी पढ़ो तो फिर मैं रियल लाइफ वाला आपको बताता हूँ कहां पे लोग बचते हैं। मतलब हथियार कौन सा यूज होता है लाइफ में, रियल लाइफ में, जहां पे डायरेक्टर अपने आप को बचाने के लिए कौन सा पॉइंट यूज करते हैं। और वो कॉमन टॉपिक दोनों जगह मिलेगा, सिविल लाइबिलिटी में, क्रिमिनल में भी। पढ़ लिया, अब एक बार इसको लिख के देखो। लिख लिया। कंपेयर। लिख लिया।
देखो इसमें दो पॉइंट है। एक पॉइंट है कि मान लो मैंने मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिया, प्रोस्पेक्टस में हमने मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन दिया, तो सिविल लाइबिलिटी क्रिएट हो रही कंपनी के ऊपर, और जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, नेचुरल पर्सन और आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, वो चार लोग उधर, वो एक। अगर नॉर्मल केस है, मतलब कि आपका इंटेंशन डिफ्रॉड करना है, तो कॉम्पनसेशन दोगे आप। लेकिन अगर ये प्रूव हो गया ना कि तुमने ये जो मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन जो डाली थी वहां पे, ये फ्रॉड करने के पर्पज से डाली थी इन्वेस्टर्स के साथ, तो तुम्हारी लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी, जिसको पर्सनली रिस्पॉन्सिबल, मतलब पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलते हैं, जिसको लिमिटेशन ऑन विदाउट एनी लिमिटेशन ऑफ लाइबिलिटी का मतलब अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या हो जाएगी तुम्हारी। अगर ये प्रूव हो गया क्या कि ये क्यों तुमने मिसलीड किया, इंटेंट तुम्हारा इरादा क्या था, डीफ्रॉड करने का एप्लीकेंट्स के साथ, जो इन्वेस्टर्स थे उनके साथ डीफ्रॉड करने के पर्पज से तुमने ये सब किया। अगर ये प्रूव हो गया ना, तो तुम्हारी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड। जितना उनको लॉस होगा वो सारा आपको देना पड़ेगा। हालांकि इस सेक्शन में अगर 35 में मेरे से बात करो, तो सेक्शन 35 में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात आती है वो एक्सेप्शन की आती है, जो पेपर के एंगल से इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन 35 कब अट्रैक्ट नहीं करेगा, वो कौन कौन सिचुएशन है जब सेक्शन 35 अट्रैक्ट नहीं करेगा। पहला केस, जब विड्रॉ कर लिया और फिर भी इशू किया। दूसरा, पब्लिक नोटिस। तीसरा, एक्सपर्ट ओपिनियन। फोर्थ, लास्ट, यस, एक्सट्रैक्ट। समझ में आ रहा है जहां से लिया। अब इस पे एक लाइन देखो, इस लाइन पे थोड़ा सा फोकस करना। ये वाली लाइन जो है, ये वाली, दिस वन, he had reasonable grounds to believing that statement is true, and that did not believe up to the time of allotment, that he did believe it to be true up to the time of allotment। इस पॉइंट नंबर 4 का क्या मतलब है कि उस पर्सन को, उसके पास रीजनेबल ग्राउंड्स थे इस बात पे भरोसा करने के लिए कि ये स्टेटमेंट सही है, और ऐसा भरोसा उसका कब तक बना था? अलॉटमेंट तक, लास्ट तक, जब तक अलॉट नहीं हो गया। मतलब उसको यही बिलीव था कि ये सही है। रियल लाइफ में इसी बेस पे बचने की कोशिश की जाती है, पॉइंट नंबर 2 को प्रूव करके कि अरे मुझे तो लास्ट तक ये नहीं पता था, मैं तो जिस ग्राउंड्स पे बिलीव कर रहा था मैं तो ट्रू था मेरे हिसाब से, तो अलॉटमेंट तक मुझे ऐसा लग रहा था यही है। सारे डायरेक्टर्स या जो ऑफिसर्स होते हैं वो इसको प्रूव करने की पूरी कोशिश में लगे रहते हैं। समझ में आ रहा है क्या? इसी में लगे रहते। रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव था मुझे, और मेरा ये बिलीव कब तक चलता रहा? जब तक अलॉटमेंट नहीं हो गया। तो मतलब मैं तो इनोसेंट था। इसी को प्रूव करने में लगे रहते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द सिविल लाइबिलिटी, कॉम्पनसेशन एंड पेनल्टीज। अब आ जाओ क्रिमिनल लाइबिलिटी। सिविल लाइबिलिटी अगर आप अच्छे से तैयार कर लो तो क्रिमिनल लाइबिलिटी ऑटोमेटिक तैयार हो जाती है। वो कैसे, अभी देख लेना। सेक्शन 34 में है क्रिमिनल लाइबिलिटी, सेक्शन 35 में है सिविल लाइबिलिटी। क्रिमिनल लाइबिलिटी में अगर आप देखो, तुमने अगर प्रोस्पेक्टस इशू किया, सर्कुलेट किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, और जिसमें क्या चीज इंक्लूड था उस प्रोस्पेक्टस में? अनट्रू इंफॉर्मेशन थी, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन थी, या कोई कंटेक्स्ट था जो इंक्लूड किया, या ओमिशन था? अच्छा ये बताओ, एक तो हो गया प्रोस्पेक्टस में कोई मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन ऐड कर दूं, क्या ये भी मिस स्टेटमेंट का पार्ट होगा? कोई जरूरी चीज थी लिखना, वो मैं निकाल लिया उसमें से, ओमिशन कर दिया उसको, क्या ये भी उसका पार्ट होगा? नहीं होगा। इससे क्या इंपैक्ट हो सकता है? मतलब वो इंफॉर्मेशन ही मैंने हटा दी उसमें से। समझ में आ रहा है? मुझे पता था इससे इंपैक्ट पड़ेगा तो मैं उसको हटा दिया उसमें से। ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो भी मिस स्टेटमेंट में ही आएगा, चाहे अनट्रू मिसलीडिंग कंटेक्स्ट ऐड कर रहे हो, या आप
इंक्लूड कर रहे हो या ओमिशन कर रहे हो, लिखना ही छोड़ दिया आपने उसको, वो हटा दिया इंफॉर्मेशन, तो भी वो मिसलीड करा जाएगा, माना जाएगा। हु शैल बी हेल्ड लाइबल? एवरी पर्सन ऑथोराइज द इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस क्रिमिनल लाइबिलिटी में। लाइबिलिटी फॉर सच ऑफेंस, भैया उनके लिए गिफ्टेड सेक्शन एप्लीकेबल होगा, वो सबको याद है क्लास में बैठे हुए लोग। क्रिमिनल लाइबिलिटी के लिए वो गिफ्टेड सेक्शन कौन सा है? जो क्रिमिनल लाइबिलिटी करेंगे, क्योंकि अब आप बेटर कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि ऑलरेडी वो सेक्शन कवर कर लिया है, अब उसके कनेक्ट करो। सिविल लाइबिलिटी भी पढ़ा आपने, सिविल लाइबिलिटी में तुम्हारी लाइबिलिटी कितनी होगी? सिर्फ जितना डैमेज हुआ, लॉस हुआ उसको उतना, और दूसरा अगर ये प्रूव हो गया कि तुमने डिफ्रॉड करने के चक्कर में ये किया था, तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाएगी। ये पढ़ा था आपने? वहां कहीं जेल का कुछ देखा? जेल वेल कुछ आया नहीं? आया ना। लेकिन अगर क्रिमिनल लाइबिलिटी है तो तुम्हारे पर कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा? 447 में अभी आपने चार्ट बनाया था 447 में, तो 447 दो बातें होती है, पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है और पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, पहले वो केस कवर कर लो। मिनिमम कितना? कितना मिनिमम फाइन कितना पहले, और मैक्सिमम? मिनिमम जेल, मैक्सिमम। ठीक है, अब आ जाते हैं इस केस में जहां अमाउंट वाला फ्रॉड अमाउंट इन्वॉल्व है, 10 लाख से अंदर है या 1% टर्नओवर विच इज लोअर। अब बताओ, मिनिमम कुछ नहीं, मैक्सिमम कितना फाइन हो सकता? 50 लाख, और एंड लास्ट में मिनिमम कोई जेल नहीं, मैक्सिमम 10 लाख या उससे ज्यादा, एटलीस्ट 10 लाख है, उससे ऊपर का फ्रॉड है 1%, इक्वल टू द अमाउंट 3 टाइम्स, उधर 6 मंथ, बस एक डिफरेंस है, वहां 6 महीने मिनिमम जेल होगी, मैक्सिमम 10 साल। वही कॉपी पेस्ट यहां पे चलेगा पेनल्टी, वो प्रोविजंस पेनल्टी एंड पनिशमेंट का सेक्शन 34 में। समझ में आ रहा है? तो वहां से कनेक्ट हो गया ये। अब आ जाओ एक्सेप्शन पे। जैसे आपने पीछे एक्सेप्शन पढ़ा ना अभी थोड़ी देर पहले, इसका भी एक्सेप्शन है। जब आप कौन से प्रोविजन से बच जाओगे? सेक्शन 34 ज्यादा डेंजरस है या सेक्शन 35? सिविल लाइबिलिटी ज्यादा डेंजरस है या क्रिमिनल लाइबिलिटी? कौन सा ज्यादा डेंजरस है? क्यों? क्यों क्या? ये क्या लिखा हुआ है? जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। अब ध्यान सुनो, जेल की हवा खाने से कैसे बच सकते हो क्रिमिनल लाइबिलिटी के केस में? बचने के ज्यादा रास्ते है नहीं, बस 2 रास्ते हैं। 2 रास्ते हैं। वहां तो फिर भी कितने रास्ते थे? 5 ऑप्शंस थे वहां पे, यहां कितने हैं सिर्फ? और देखना एक कॉमन होगा दोनों जगह। पहला, अगर तुमने ये प्रूव कर दिया सच मिस स्टेटमेंट ओमिशन वॉज इमटीरियल, ये जो मैंने मिस स्टेटमेंट दिया है या ये जो इंफॉर्मेशन लिखना भूल गया हूं वो इमटीरियल है, मतलब जिसका नॉट सो मच सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कई रिश्तेदार आते हैं शादियों में, आए ना आए कोई बराबर, देखा होगा कई बार, आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक। इमटीरियल मतलब उसका कोई इफेक्ट ना पड़ रहा ओवरऑल, आपने ये प्रूव कर दिया। दूसरा केस ये आपका रिपीट हो रहा है, पढ़ो। He had reasonable ground to believe and did up to the time of issue of prospectus believe statement is true and omission was necessary। किसको रीजनेबल ग्राउंड्स थे उसके पास बिलीव करने की, और कब तक उसको बिलीव रहा? जब तक प्रोस्पेक्टस इशू कर रहा था वो, कि ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, और द इंक्लूजन और ओमिशन वाज नेसेसरी, ये इंक्लूड करना, ये हटाना जरूरी था, रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव था आपको, सेम टू सेम वही पॉइंट है। तो अगर ये दोनों में से कुछ भी आपने प्रूव कर दिया तब तो तुम बच जाओगे, तब तो तुम्हें जेल की हवा खानी नहीं होगी। समझ में आ रहा है? तो बचने के सिर्फ 2 रास्ते, क्रिमिनल लायबिलिटीज बचने का रास्ता नंबर 1, पहला क्या प्रूव कर दो कि भैया ये तो इमटेरियल है। दूसरा, तुम्हें रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव था, किस बात का? जब तक तुम इश्यू कर रहे थे तब तक तुम्हें बिलीव था
कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। समझ में आ रहा है? या इंक्लूजन या ओमिशन जरूरी है, तुम्हें ये ऐसा लग रहा तो तुम बच जाओगे अगर ये प्रूव करने में कामयाब रहे तो, नहीं तो फिर सेक्शन 447 इज वेटिंग यू। समझ में आ रहा है क्या? इमटेरियल मतलब विच इज नॉट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोस्पेक्टस, जिसका कोई सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस नहीं था, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन अगर आप। एक बार बताओ, सेक्शन नंबर 34 और 35 मतलब क्रिमिनल लायबिलिटी 34 और 35 सिविल लायबिलिटी, इन दोनों को अगर देखो आप, दोनों में से कौन सा सेक्शंस का क्वेश्चन आने का चांस बन रहा है? मतलब कंटेंट किस में ज्यादा है? सिविल में ही ज्यादा है, उसमें कुछ नहीं है, उसमें 2 एक्सेप्शन है, उसमें 5 एक्सेप्शन है। तो सिविल लायबिलिटी जब आप पढ़ोगे घर पे, जब रिवाइज करोगे तो लिख के सिविल लायबिलिटी देखोगे, कौन सी लायबिलिटी, और सिविल लायबिलिटी में कौन सा पॉइंट ज्यादा लिख के देखोगे? एक्सेप्शंस। ऑब्जेक्टिव के एंगल से कौन सा पॉइंट देखोगे? क्रिमिनल नहीं, ऑब्जेक्टिव के भी सिविल में वो फर्स्ट वाला, हु विल बी लाइबल, ठीक है। और दूसरा, अगर केस बेस्ड सिनेरियो क्वेश्चन बना आपका, तो इसी क्वेश्चन को इंस्टीट्यूट इस वाले को केस स्टडी बेस में कन्वर्ट करके ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, इसी क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव बेस में कन्वर्ट कर देगा। तो हमें तैयार रहना चाहिए कि 5 है, 5 के अलावा कुछ उसमें है ही नहीं, लॉ में सिर्फ 5 बोला गया है, देयर आर 5 केसेस। पॉइंट नंबर 2 विड्रॉ कंसेंट कर लिया है, पब्लिक नोटिस दे दिया, अथॉरिटी ऑफ एक्सपर्ट के बिलीव पे, दूसरा रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव था आपको, और लास्ट में जहां से आपने वो इंफॉर्मेशन उठाई जिस ऑफिशियल सोर्स से, वो गलत थी। तो आपका तो कोई इरादा गलत हुआ नहीं, आपने तो वहीं से उठा के रखी ना। लेट्स से कि एमसीए की वेबसाइट और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे कोई इंफॉर्मेशन था रेलेवेंट, आपने वो इंफॉर्मेशन उसकी वेबसाइट से, उसके डॉक्यूमेंट से लिया उठा के, और वही आपने पेश कर दिया डेटा, तो क्या आपका इरादा गलत था? आपने तो बिलीव किया एमसीए पे, तो सही दिया होगा गवर्नमेंट ने, वही उठा के डाला ना आपने, बस। सेक्शन 34, 35 अब ये आपने ऑलरेडी पढ़ लिया। अब आते हैं इजी सेक्शंस पे। पनिशमेंट फॉर फ्रॉडलेंटली इंड्यूसिंग पर्सन टू इन्वेस्ट मनी, सेक्शन 36। बहुत छोटा सेक्शन है और कुछ है नहीं इसमें, रीड ओनली टाइप का सेक्शन है ये, रीड ओनली टाइप का सेक्शन, सेक्शन 36 मतलब रीड ओनली। जब आप ये पूरा, जब ये हम चैप्टर खत्म करेंगे तो लास्ट में मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा सेक्शन आपको रीड ओनली टाइप का है और कितने सेक्शन है लर्न ओनली। क्या? लर्न ओनली और रीड ओनली, और कुछ सेक्शन है रीड, लर्न, प्रेजेंट, वो कुछ है, ज्यादा नहीं है। बट अब ये जैसे टाइप का रीड ओनली टाइप का सेक्शन है, सेक्शन 36। सिंपल ये है कि अगर कंपनी ने फ्रॉडलेंटली किसी से इन्वेस्ट करा लिया कंपनी में, तो उसके ऊपर क्या होगा? कंपनी ने फ्रॉडलेंटली किसी से पैसा ले लिया, इन्वेस्टर से इन्वेस्ट करा दिया कंपनी में, तो क्या होगा? कह रहा है एनी पर्सन हु ईदर नोइंगली और रेकलेसली मेक्स एनी स्टेटमेंट और प्रॉमिस और फोरकास्ट और फॉल्स, डिसेप्टिव, मिसलीडिंग, डिलिबरेट, कंसील, जानबूझ के छिपा रहा है कोई इंफॉर्मेशन, मटीरियल फैक्ट्स, टू इंड्यूस अनदर पर्सन टू एंटर इनटू, ताकि सामने वालों को इन्फ्लुएंस कर सके कि वो एंटर इनटू और ऑफर एंटर इनटू एग्रीमेंट कर ले, वो किसके साथ? विद अ व्यू टू अक्वायर, डिस्पोजिंग ऑफ, सब्सक्राइबिंग फॉर अंडरराइटिंग सिक्योरिटीज के लिए। Any agreement for the purpose of pretended persons to secure profit or parties yield security by reference fluctuation of securities, value of securities, जिससे कोई प्रिटेंडेड पर्पस से, बनावटी पर्पस से, जिससे प्रॉफिट क्या हो सके? बढ़ सके। तीसरा, कोई ऐसा एग्रीमेंट कर ले, ऐसा करा के विद व्यू टू ऑब्टेन क्रेडिट फैसिलिटीज फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसके बेस पे वो क्या ले सके? बैंक से लोन वगैरह ले सके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो इसके लिए फिर गिफ्ट है कॉन्सिक्वेंस के लिए एक सेक्शन बस, 447। समझ में आ रहा है? मैंने क्यों कहा ये रीड ओनली है? क्योंकि ऑलरेडी इसमें बस ये समझो, अगर फ्रॉड करके किसी पर्सन से इन्वेस्ट करा दिया आपने पैसा अपनी कंपनी में, और वो तीनों पर्पज में से कुछ भी करने के लिए, तो लास्ट में एक ही सेक्शन अट्रैक्ट करेगा ऐसे पर्सन को लिए, 447। और बताने की जरूरत नहीं, वो आपके दिमाग में चार्ट बना पड़ा है उसका, पेनल्टी और पनिशमेंट का बना हुआ है ना।
देखो ये सेक्शन कई जगह काम आ रहा है, 447 यहां भी आया, अभी इससे पहले और आया है, और पूरे कंपनी लॉ में कई जगह आएगा। तो इसीलिए मैं दिल फेंक के आपने उसको तैयार किया, पूरा पूरा दिल फेंक दिया उस पर आपने। ठीक, अब आओ एक्शंस बाय अफेक्टेड पर्सन, सेक्शन 37, मोस्ट इजी सेक्शन। ये कह रहा है कंपनी लॉ ने सेक्शन 37 में कुछ लोगों को आवाज दी है। क्या दी है? आवाज दी है, मतलब अपनी आवाजें बुलंद करो। जिसके साथ क्या हो गया हो, ध्यान सुनो। A case may be filed, a suit may be filed on any action taken under section 34, section 35, 36। पहले वो तीनों सेक्शन क्लियर है। 34 किसके बारे में है? क्रिमिनल लायबिलिटीज। 35, 36 रिसेंट, फ्रॉडलेंटली पैसा इन्वेस्ट करा लिया। ठीक है, अगर इन तीनों सेक्शन में से कोई भी एक सेक्शन में कोई पर्सन परेशान है तो वो केस फाइल कर सकता है। केस फाइल कर सकता है, सूट फाइल कर सकता है बाई एनी पर्सन, या तो वो कोई एक पर्सन कर दे, कोई इंडिविजुअली कर ले, दूसरा ग्रुप ऑफ पर्सन भी कर सकते हैं, 10 इन्वेस्टर मिलके कर सकते हैं, तीसरा एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन इफ अफेक्टेड बाय मिसलीडिंग स्टेटमेंट और इंक्लूजन ओमिशन ऑफ एनी प्रोस्पेक्टस। केस की बात कर रहा है, कौन कौन कर सकते हैं। तो कौन कौन, अगर सेक्शन 34, 35, 36 में अगर अफेक्टेड है तो कौन कौन लेके केस फाइल कर सकते हैं? एनी पर्सन जो अफेक्टेड है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ग्रुप ऑफ, तीसरा ऑप्शन एसोसिएशन ऑफ, बड़ा ग्रुप। ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना, बहुत सिंपल। अब एक पॉइंट मैं पढ़ाऊंगा। अच्छा पहले तो बता दो क्लास का क्या मतलब होता है। आ रहा हूं, सुनो, क्लास का क्या मतलब होता है? यस, जैसे मैं अगर ये बोलूं क्लास ऑफ इक्विटी शेयर्स, सॉरी प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, वो एक क्लास है ना, उसमें से कौन आएगा? स्वेट इक्विटी शेयर्स होल्डर्स। समझ में आ रहा है? वो एक क्लास है पूरा। डिवेंचर होल्डर्स वो एक अलग क्लास है। सीए इंटर की क्लास, सीए फाउंडेशन की क्लास। सीए इंटर मतलब पूरा एक अलग क्लास, उसमें सिर्फ कौन आएगा? फाउंडेशन वाले नहीं, इंटर वाले। समझ में आ रहा है? तो अब इसमें एक पॉइंट आता है, क्लास एक्शन सूट। क्या ऐसा हो सकता है उस पर्टिकुलर क्लास ऑफ सिक्योरिटी होल्डर्स पूरा क्लास केस फाइल ना करके, पूरा ग्रुप, जैसे अभी एक ऑप्शन मिला एनी पर्सन, दूसरा ऑप्शन मिला ग्रुप, और तीसरा ऑप्शन मिला एसोसिएशन। तो एक कॉन्सेप्ट आता है क्लास एक्शन सूट। इसमें क्या होता है? क्लास एक्शन सूट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल फाइलिंग अ सूट अगेंस्ट अ डिफेंडेंट हु हैड कॉज्ड कॉमन हार्म टू एंटायर ग्रुप। मतलब सब एक ही बीमारी के मारे हों। समझ में आ रहा है? सबके साथ सेम कहानी हुई हो, सबके साथ फ्रॉड हुआ हो। तो उसमें तो एक तरीका हो सकता है कि सब लोग जा जाके केस फाइल करें, मतलब सेम टाइम का हार्म हुआ। मान लो लेट से आप सब लोग इन्वेस्टर हो, एक कंपनी में इन्वेस्ट किया था और सबके साथ फ्रॉड हुआ पड़ा है। एक तरीका है कि इंडिविजुअली सब लोग जा जाके अपनी एप्लीकेशन डालो, केस फाइल करो। दूसरा तरीका है कि सेम ऑफेंस से अफेक्ट हुए हो सब लोग, पूरा क्लास, तो वो एक एप्लीकेशन डलेगी और सबके सिग्नेचर हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? क्लास एक्शन सूट। तो इससे फायदा क्या होगा पहले बताओ, ये डिजाइन क्यों किया गया है कंपनीज एक्ट में, इससे फायदा क्या होता है? कोर्ट का टाइम बच गया, और आपका क्या फायदा होगा इन्वेस्टर्स का? कॉस्ट, कॉस्ट लॉयर साहब बिजी होंगे ना, फिर आप केस करवाओगे तो अलग अलग पैसा लगेगा आपका। अभी क्या होगा, एक लॉयर उठाया, उनसे बात किया, सब कुछ हो जाएगा। तो कह रहा क्लास एक्शन सूट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, ये तो सबको सब लिख लेंगे पेपर में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये बॉक्स वाली है, इसी बॉक्स को पढ़ना है आपको ध्यान से बाद में भी।
कह रहा है क्लास एक्शन सूट इज अ इज फॉर द ग्रुप ऑफ people filing a suit against a defendant who has caused common harm to the entire group or class. कि सबको सेम नुकसान हुआ है उस क्लास के सिक्योरिटी होल्डर्स को. This is not a, like a common litigation method. One defendant files case against another defendant while both the parties are in the court. In the case of class action suit, the class or group of people filing the case need not present in the court. पूरी क्लास को कोर्ट में प्रेजेंट होने को, सिक्योरिटी होल्डर्स, सारे सिक्योरिटी होल्डर्स को प्रेजेंट होने की नीड नहीं है. कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ओनली वन petitioner. The benefit of these type of suit is that if the several people have been injured by this one defendant, each of the injured need not be filed case separate, but people can file single case against the defendant. पेपर में ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, क्लास एक्शन सूट. और जाके वहां सब सिर पीट के रोएंगे पेपर सिलेबस में ही नहीं था. ये तो सच बता रहा हूं, कहेंगे सिलेबस में नहीं है. क्यों? क्योंकि बस इतना ही पढ़ के जाएगा बच्चा, बस इतना. कहेंगे ये तो सिलेबस में नहीं था, इंटर के पूछ लिया, फेल करना था. और इंस्टीट्यूट ने तो कोई इंतजाम करके कहां लिखा हुआ है? कौन इतनी मेहनत उठाएगा इसको बॉक्स को पढ़ने में? जो डायरेक्ट दिया गया वो तो कोई पढ़ नहीं रहा है, बॉक्स को पढ़ेगा. लेकिन इंस्टीट्यूट बाद में जब सजेस्टेड आएगा, आपका आंसर शीट आएगी, और उसमें ये बॉक्स उठाएगा और वहां कॉपी पेस्ट मिलेगा कि ये देखो ना मैंने लिखा था. क्वेश्चन होगा डिफाइन द टर्म क्लास एक्शन. एक मिनट, क्लास एक्शन सूट. ठीक है, क्या पूछा जाएगा? डिफाइन द टर्म क्लास एक्शन सूट. ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में. लिख लोगे क्या 3 पॉइंट? 3 सेंटेंस क्या ड्राफ्ट करोगे? एक बार पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ लो एक बार. स्क्रीन पे लगा दे रहा हूं सामने, एक बार पढ़ लो. अब मुझे बस 3 सेंटेंस आपसे सुनने, और 3 सेंटेंस में पूरा आंसर होना चाहिए आपका. एक बच्चा अगर 4 हो जाए तो सर 4 मैक्सिमम, अब 5 मत बोल देना. चलो 4 सेंटेंस बोलना मैक्सिमम. पढ़ लो आराम से, बना लो पॉइंट वाइज, 1 2 3 4. बना सकते हो उसको नोट फॉर्म में? कैसे बनेगा? बना के दिखाओ नोट्स फॉर्म में, 4 पॉइंट. बना लो बना लो, पेपर में आएगा तो बहुत कम बच्चे लिख पाएंगे इंडिया के, उस कम बच्चों में आपका नाम होगा. मेरी खासियत ही यही है कि मैं वो चीज जरूर करवाता हूँ जो 10% छोड़ के चले जाओ. क्योंकि मुझे पता है जिस दिन वो 10% आया पेपर में, मेरी क्लास का स्टूडेंट झंडा लेके फहरा देगा कि ये लो 96. आप सोचो ये कोई ध्यान देने वाली बात है इस पॉइंट पे, जितना मैं रुक गया हूं, मेरी नजर से है.
कितने पॉइंट्स में बनाए हैं आपने? ये जो सेक्शन 37 है, इसमें ये ऑप्शंस दिए गए थे ना, एनी पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्सन, यही लीड कर रहा है ये किसकी तरफ, कौन से एक्शन की तरफ, क्लास एक्शन सूट की तरफ इशारा कर रहा है बेसिकली। इसका मतलब क्लास एक्शन सूट में सबसे पहला मीनिंग में क्या लिखोगे? यस, क्या हो रहा है वहां पे? जो हार्म हो रहे हैं, क्या कॉमन हार्म हो रहा है, ठीक है, सिमिलर ऑफेंस से। पॉइंट टू, थर्ड, और बंदा, ठीक है, हाँ, ठीक है, और जल्दी में हो तो बंदा भी लिख सकते हैं पेपर में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लास्ट में क्या लिखोगे? बेनिफिट क्या है इसका? बेनिफिट क्या है क्लास एक्शन सूट का? बेनिफिट क्या है? यस, सिंगल केस से काम चल जाएगा, वन रिप्रेजेंटेशन, पिटिशनर, वन पिटिशनर से काम चल जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट था ये, और हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला क्लास एक्शन सूट। आ गया क्वेश्चन में तो मजे ही मजे। तो अब एक बार से सेक्शन काउंट करो। 34 में क्या था, 5 में, 6 में, 36 फ्रॉडलेंटली इन्वेस्टमेंट 447 अट्रैक्ट करेगा। 37 क्लास एक्शन सूट कह सकते हो, या एक्शन बाई अफेक्टेड पर्सन। अब आते हैं 38, लास्ट सेक्शन ऑफ द डे, और उसके बाद आपका सेक्शन खत्म हो अरे ये फ्रॉड है क्या नीचे? हो ठीक है, तुमने पढ़ रखा है। ध्यान से सुनना। सेक्शन 38 गिफ्ट किया गया है कि अगर तुमने शेयर्स किसी फिक्टिशियस नेम में अलॉट किए तो, कौन से नेम में? ये क्या होते हैं? यस, अच्छा, कंपनीज फिक्टिशियस नेम में शेयर्स अलॉट क्यों करेंगे? उनको बेनिफिट क्या होगा? दिखाएंगे कि मेरी हाइप ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है शेयर्स की। क्या दिखाएंगे? कि डिमांड ज्यादा है तो हाइप बना सकती है। अरे इतना शेयर की डिमांड तो वहां से आ रही है, यहां से आ रही है। तो सेक्शन 38 इसके लिए बोला गया। बहुत सिंपल सा सेक्शन है, बहुत छोटा सा। क्या बोलता है? कह रहा इस सेक्शन का जो पर्पस है बेसिकली अलॉटमेंट ऑफ शेयर फिक्टिशियस नेम में अलॉट करना, रोकना, अलॉटमेंट होने से रोकना फिक्टिशियस और फेक नेम में। सबसेक्शन 1 प्रोवाइड एनी पर्सन शैल बी पनिशमेंट अंडर सेक्शन 447। ओहो, अगेन अगर 38 वाला काम कर रहे हो आप, पर्सनेशन ऑफ नेम मतलब फिक्टिशियस नेम में शेयर्स, फेक नेम में शेयर्स अगर अलॉट कर रही कोई कंपनी, तो कौन कौन सेक्शन एप्लीकेबल होगा? 447। इफ he makes or abets the making of application fictitious name to a company for acquiring subscribing its security। किसी fictitious name में किसी कंपनी को अलॉट कर रहे हो आप। दूसरा, he makes abet the making of multiple applications in different names से, और डिफरेंट कॉम्बिनेशन नेम, सरनेम, सब्सक्राइबिंग सिक्योरिटी किसी और नाम से, डिफरेंट नेम से फिर से एप्लीकेबल कर, वो अपने पे एप्लीकेशन ला रहे हो उसको अलॉट करने के लिए फेक नेम में। तीसरा, अदरवाइज इंड्यूसेस इन्फ्लुएंस डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंपनी टू अलॉट रजिस्टर्ड एनी ट्रांसफर सिक्योरिटी टू हिम एनी अदर फिक्टिशियस नेम, कि किसी और फिक्टिशियस नेम में वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो आप? ट्रांसफर कर रहे हो सिक्योरिटीज को बेसिकली। इससे फायदा ये होगा आपको दिखाया जाएगा हाँ मैंने इतनी सिक्योरिटी अलॉट हो गई, इतने लोगों की डिमांड है, मेरी सिक्योरिटी बहुत डिमांड है। ठीक है, कर दो। Every company which issue prospect required to read prospectus every form of application for securities। prospectus issue होगी, उसमें अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन दी या फिक्टिशियस नेम से अलॉट किया शेयर्स, ऐसा कुछ हुआ
वो सेक्शन 447 आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। 447 आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, उसमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो चार्ट बना हुआ है आपके दिमाग में। उसके बाद कह रहा है अ पर्सन हु गेट शेयर अलॉटेड इन फिक्टिशियस नेम, अगर किसी को फेक नेम से या फिक्टिशियस नेम में अगर वो शेयर्स अलॉट हो जाता है तो एज अ शेयर होल्डर वो लाइबल भी रहेगी कंपनी, जो भी पर्सन है एज अ शेयर होल्डर लाइबल रहेगा, लाइबिलिटीज बनेगी। वेयर अ पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस अज्यूम नेम एंड टुक शेयर इन दैट नेम, हिज ट्रस्टी इन बैंक्रप्सी सेड वन कुड नॉट बी अवॉइड लाइबिलिटी, उसकी लाइबिलिटी मेंटेन रहेगी, भले फिक्टिशियस नेम में फेक नेम में, लेकिन लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। Where a person has been convicted under this section, वो सेक्शन 38 में अगर आपके ऊपर कन्विक्शन हुआ तो कोर्ट में ऑर्डर डिसगॉर्जमेंट ऑफ गेन मेड बाय सच पर्सन, ध्यान सुनना ये वर्ड दोबारा रिपीट हो रहा है एक जगह और ये शब्द यूज हुआ था। यस, डिसगॉर्जमेंट मतलब जैसे मान लो मैंने फ्रॉड करके फेक नेम फिक्टिशियस नेम करके मैंने आपसे पैसा ले लिया इन्वेस्टर से, ठीक है, तो डिसगॉर्ज फंड, डिसगॉर्ज अमाउंट बोलते हैं इसको, गलत तरीके से लिया गया पैसा। तो कह रहा अगर किसी के ऊपर ये कन्विक्टेड हो गया कोई पर्सन अंडर दिस सेक्शन, तो कोर्ट ऑर्डर कर सकती है डिसगॉर्जमेंट ऑफ एनी गेन, जो भी गेन ऐसा कमाया हो किसी को, वो गेन क्या करना है आपको, डिसगॉर्ज वापस करना पड़ेगा। तो ऑर्डर में ऑल्सो इंक्लूड सीजर और डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज को सीज कर सकती है और डिस्पोज ऑफ कर सकती है विच में फाउंड इन हिज पोजीशन, जो उसके पास होगी। द अमाउंट रिसीव थ्रू डिसगॉर्जमेंट और डिस्पोजल अंडर इज क्रेडिटेड टू इन्वेस्टर एजुकेशन फंड, ये हमने 100 बार पढ़ रखा है। ये पैसा कहां जमा हो जाएगा बाद में, आईईपीएफ में जमा हो जाएगा। कहां चला जाएगा पैसा, आईईपीएफ अकाउंट में चला जाएगा पैसा। ठीक है, अब एक बार सेक्शन सेक्शन खेलते हैं। क्या खेलते हैं, सेक्शन सेक्शन खेलते हैं। बंद कर लो बुक वगैरह सब बंद कर लो, तभी तो मजा आएगा सेक्शन खेलने में। अभी 40 तक रहते हैं, 41 42 छोड़ते हैं। रैंडम किसी से पूछूंगा, बैग में रख लो सब बुक वगैरह रख लो। पैक कर लो एकदम बैग वैग, सब लोग सब रख लो एकदम, पैकिंग कर लो, तभी ये क्वेश्चन शुरू होगा। हो गई पैकिंग, ठीक है फिर गर्मा गर्म सेक्शंस। ये तो उसका हो गया। बस एक सेक्शन स्क्रीन पे रहेगा, ये ये मैं नहीं पूछूंगा, ठीक है। सेक्शन 23 सेक्शन 24 नहीं पूछूंगा, ठीक है। एंड रेज योर हैंड, जिनको आता रहेगा वो अपना हाथ खड़ा कर देंगे तुरंत। सेक्शन 2 क्लॉज 70, 1 2 3 4 5 6 लोग पूरी क्लास में, बस। सेक्शन 2 क्लॉज क्या है उसमें लिखा हुआ, हाँ इंक्लूड्स नहीं लिखा हुआ है, मीन्स एंड इंक्लूड्स। इंक्लूड्स में वो कितने बॉक्सेस है, 3 है, ठीक है। सेक्शन 31 और उधर एनी अदर, ठीक है। सेक्शन 25 में कितने लोगों को पता क्या लिखा हुआ है, कौन सा प्रोस्पेक्टस है। अच्छा, डीएम प्रोस्पेक्टस रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है, कोई केस स्टडी वगैरह कुछ है क्या, ये कुछ खाली खाली है सब,
है क्या कुछ? अरे बहुत सारे सर, कितने बताएं आपको, बहुत सारे हैं। सेक्शन 26 कितने लोगों को याद है, क्या है उसके अंदर? कंटेंट, राइट, ठीक है। सेक्शन 27 कितने लोगों को दिख रहा है? वेरिएशन चेंजेस, ठीक है। सेक्शन 28 कितने लोगों का फेवरेट है? ऑफर फॉर सेल, ओएफएस। समझ में आ रहा है? एक्सेप्शंस वाले पॉइंट याद आ रहे हैं? ठीक है। 29 में पूछूंगा नहीं, डीमैट फॉर्म का है। 30 में पूछूंगा नहीं, एडवर्टीजमेंट इन प्रोस्पेक्टस। अब आ जाओ 31 में क्या है, 32 में क्या है? रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये क्या है? अच्छा, इनकम्प्लीट किस सेंस में है? ना तो प्राइस बताते हैं, ना तो क्वांटिटी बताते हैं, तो फाइनल प्रोस्पेक्टस बाद में आएगा इसका मतलब, ठीक है। 33, ये ब्रीज प्रोस्पेक्टस कुछ कोई समरी फॉर्म ऑफ प्रोस्पेक्टस, ये इशू करने का क्या सेंस है? अच्छा, मान लो कोई ऐसा पर्सन, उसको पूरा ही प्रोस्पेक्टस चाहिए 500 पेज का, कि मैं 500 पेज पढ़ूंगा चाहे रात भर बैठा रहूं, ठीक है, देना पड़ेगा, ठीक है। 34 में क्या लिखा हुआ है? क्रिमिनल लाइबिलिटी है उसमें। क्रिमिनल लाइबिलिटी से मुझे बचना है, बताना दो रास्ते दो। इन्हीं के लिए तो आपको बड़े पैसे मिलेंगे, और क्या समझ रहे हो, जनरल प्रोविजंस के। वो दो रास्ते क्या, जिसके थ्रू मैं क्रिमिनल लाइबिलिटी से बच सकता हूं, अगर मैं क्या प्रूव करने में कामयाब रहा तो। अरे मटेरियल है, कुछ नहीं है इसका। दूसरा, रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव था मेरा, ठीक है। 35 सिविल लाइबिलिटी है। हु विल बी लाइबल इन सिविल लाइबिलिटी? कंपनी और 4 लोग कौन है? प्रमोटर, एक्सपर्ट, दो तो मैं बता दे रहा हूं, बाकी आपको बताना है। डायरेक्टर, ऑथराइज पर्सन, ठीक है। अच्छा, इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस थे, जो दो अभी बताए हैं आपने, एक तो ग्राउंड वाला छोड़ देना, उसके अलावा कितने लोग हैं? उसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है, पब्लिक नोटिस, और एक और, वो नहीं बताना है, रीजनेबल ग्राउंड, ठीक है। सेक्शन 36 में क्या लिखा हुआ है? फ्रॉडलेंटली इंड्यूस करके पैसा ले लिया आपने, तो आपको एक गिफ्टेड सेक्शन में पेनल्टी मिलेगी। 447 है, राइट? 447 तो दिख ही रहा होगा सबको चार्ट फॉर्म में, ठीक है। 37 में क्या था? क्लास एक्शन सूट का एक रास्ता दिखाता है उसमें। इसमें कितने लोगों को ऑप्शन दिया गया है? पहले कौन आते हैं? जा भाई, कौन केस कर ले सबसे पहले, किसको भेज दो? एनी पर्सन, चोट खाए लोग हैं जो। दूसरा, दुख बांट लेंगे, ठीक है। और लास्ट में बहुत बड़ा दुख बांटेंगे मिलके, ठीक है। क्लास एक्शन सूट, इसमें क्या होता है? इंडिविजुअली केस फाइल करने से बेटर है। समझ में आ रहा है? बेनिफिट क्या होता है इसका? सिंगल पिटिशनर इज इनफ, ठीक। सेक्शन 38, 39, एक बार बता दो, अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी वाले प्रोविजन में एक सेक्शन और क्लॉज पूछने वाला हूं, सॉरी सब सेक्शन पूछने वाला हूं, अलर्ट रहोगे। और रिएक्शन टाइम 5 सेकंड का दूंगा, 5 सेकंड में आपको आंसर दे देना है, 5 सेकंड में, 5.5 सेकंड। देखता हूं किसका आंसर आता है पहले। बजर राउंड है ये, बजर तो नहीं है, बट समझना है आपको। सेक्शन 40 सबसेक्शन 5, पेमेंट ऑफ कमीशन। पेमेंट ऑफ कमीशन 2 पार्ट्स में है, एक है डिवेंचर्स पे, एक है शेयर्स पे। डिवेंचर्स में कितना दे सकता हूं? 2.5% और लेसर अमाउंट। शेयर्स पे एक बार बताओ, सोर्सेस कहां से दूंगा ये? प्रोसीड्स ऑफ द इशू, नंबर 1। दूसरा ऑप्शन, या दोनों से दे सकता हूं, राइट। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, अगर हम सिक्योरिटीज अलॉट कर रहे हैं, मिनिमम का और मैक्सिमम का, मिनिमम वाला पहले होता है, मिनिमम एप्लीकेशन वैल्यू क्या है?
25% का क्या लेना देना था? 5%, 25%, ठीक है, ठीक है। ओएफएस पे एप्लीकेबल होगा क्या ये सब? ओएफएस पे, इस पे कोई लेना देना नहीं। अच्छा ये बताओ, जैसे मैंने इन्वेस्टर से पैसा लिया, उसको पैसे कहीं और यूटिलाइज कर सकता हूँ? ओएफएस में कर सकता हूँ, यहाँ पे जिस पर्पज से लिया है उसी पर्पज में उसको री इन्वेस्ट करना है, इसके अलावा कहीं और इन्वेस्ट नहीं करना। तो दिस इज ऑल अबाउट द केस। बाकी आगे और अगली क्लास में करेंगे और इसके क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे और भी जो बचा हुआ वो सब कवर करेंगे। तो अभी के लिए आपको इसको रिवाइज कर लेना, क्योंकि लास्ट ईयर पढ़ा था आपने तो भूल गए होंगे। ठीक है, रिवाइज कर लेना, लास्ट ईयर पढ़ा था, टाइम हो जाता है तो रिवाइज कर लेना, तो फ्लो बना रहेगा, फ्लो बना रहेगा तो मजा आएगा फिर आपको।